नमस्कार दोस्तों, करियर विद आशुतोष चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। और भारत के भूगोल की महा मैराथन में आप सबका स्वागत है। और आप सभी दोस्तों के सामने उपस्थित हो गया हूं इंडियन ज्योग्राफी की मैराथन लेकर। और एक मैराथन दोस्तों हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने क्या कवर किया, जिसमें हम लोगों ने भारत के राजनीतिक मानचित्र के बारे में पूरा अध्ययन कर लिया। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने, भारत के सीमावर्ती देश कौन कौन से हैं, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, स्थलीय सीमा कितनी है, जलीय सीमा पर कौन कौन से राज्य हैं, कितनी बड़ी जलीय सीमा है, सीमावर्ती देश कौन कौन है, पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, यह हम लोगों ने देखा। भारत के लगभग 20 से कर्क रेखा होकर गुजरती है और उस पर कितने राज्य पड़ते हैं, यह हम लोगों ने देखा। भारत की मानक समय रेखा के बारे में हम लोगों ने बात की। अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भारत का क्या है, उसके बारे में हम लोगों ने बात की। और आप सभी लोगों को यह पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोगों ने किसके बारे में बात की, हम लोगों ने यह भी देखा दोस्तों कि क्यों हमारे लिए मानक समय रेखा महत्वपूर्ण है, क्यों हमारे लिए कर्क रेखा महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने बात की भारत के प्राकृतिक मानचित्र में या भौतिक मानचित्र में क्या क्या चीजें, फिजिकल फीचर्स में हम लोगों ने हिमालयास के बारे में बात की। इसके बाद हम लोगों ने पूर्वांचल हिमालयास के बारे में बात की। हम लोगों ने दक्षिण के पर्वत और पठारों के बारे में भी बात की। हम लोगों ने सर्वोच्च चोटियों के बारे में भी बात की, हिमालय की, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने किसके बारे में बात की, हम लोगों ने इंपॉर्टेंट आपके वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स के बारे में भी बात की। और जो महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की। फिर हम लोगों ने बात की हिमालयी नदियों के बारे में, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, फिर प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही, ये सभी महत्वपूर्ण नदियां थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात की। और जो भी छात्र नए हैं, जिन्होंने वो वीडियो मैराथन नहीं देखी है बेटा, वो जरूर देख लीजिए। लगभग 3 घंटे की क्लास है और पूरा एकदम बेसिक से बताया है दोस्तों। जो छात्र कुछ भी नहीं जानता होगा ज्योग्राफी के बारे में, वो भी उस वीडियो को देखकर एग्जाम में अच्छा खासा स्कोर कर लेगा, ये मैं अश्योर करता हूं। इतना मैं दावा करता हूं दोस्तों, इतना मुझे खुद पर विश्वास है। एक बार सेशन को जबरदस्त तरीके से क्या कर दीजिए, आप लोग लाइक कर दीजिए दोस्तों। क्या करेंगे आप लोग जल्दी से लाइक कर दीजिए फटाक से, लिंक को कॉपी करके शेयर कर दीजिए। और चैनल पर अगर नए हैं दोस्तों तो जरूर से क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो 4:30 बजे वाली मैराथन हुई है, इसका लिंक शेयर कर दिया जाए ताकि बच्चे उस मैराथन को भी देख सकें। क्लियर? चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों यहां पर कौन कौन से बच्चे जुड़े हुए हैं। यहां पर देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये और आप सभी दोस्तों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, शानदार एफर्ट। प्रणाम सभी लोगों को, आशा जी, आरती जी, वन्नेस जी, बाबू बनारसी जी, राजेश कुमार जी, दुष्यंत जी, राशि जी, प्रदीप विश्वकर्मा जी, अफरोज जी, देविका जी और जितने भी लोग हैं, शानदार तरीके से दोस्तों ने आंसर किया है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसके बारे में, अब हम लोग बात कर लेते हैं यहां पर भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में बात करेंगे। लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में हम लोग बात करेंगे, जो आपको पता होना चाहिए दोस्तों और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है। यहां पर मैंने आपको एक मैप शो किया है, जो आप लोगों को क्लियर कट दिख रहा है कि नहीं, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि आप लोगों को क्लियरली विजिबल है कि नहीं है, जल्दी से। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे, बेहतरीन तरीके से आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन, आई वॉन्ट आंसर फ्रॉम एवरीवन सो दैट हम लोग क्या कर सकें, हम लोग मैप को क्लियरली। ठीक है, इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैप के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो यहां पर मैप में देख सकते हैं आप लोग मेजर लेक्स ऑफ इंडिया के बारे में, भारत की प्रमुख झीलों के बारे में मैंने आपको दर्शाया है। ठीक है, और ज्योग्राफी विदाउट मैप इज नेवर पॉसिबल दोस्तों, ये बात नोट कर लीजिएगा। बिना मैप के ज्योग्राफी हो ही नहीं सकती, ये मैं आपको बता रहा हूं। और आप लोगों के लिए ये क्लास ऐसी है दोस्तों, जो ऐतिहासिक क्लास है, जो 4:30 वाली मैराथन और ये वाली क्लास, ये मिला लेंगे तो पूरा इंडियन ज्योग्राफी एक दिन में आप रिवाइज कर लेंगे केवल इन 2 क्लासेस से। ठीक है, चलिए यहां पर दोस्तों देखिए इंपॉर्टेंट झील के बारे में पहले बात करें तो यहां पर चिल्का झील है दोस्तों। ये चिल्का झील है
ये दोस्तों भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, क्या है दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नोट कर लीजिए, सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, नोट कर लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम के लिए शानदार तरीके से क्वेश्चन आता है। और ये नोट कर लीजिएगा, ये क्या है दोस्तों, ये एक लगून झील है। ये क्या है दोस्तों, ये आपकी लगून झील है। लगून झील क्या होता है दोस्तों, लगून झील मतलब जब झील जो है अपने मुख्य स्रोत से अलग हो जाती है, जब झील अपने मुख्य स्रोत से अलग हो जाती है, मेन सोर्स से अलग हो जाती है, तो इस तरीके से वो क्या करती है, वो लगून शेप में आ जाती है। इस तरीके से वो लगून शेप में आ जाती है, मतलब क्या कर रही है, वो मेन वाटर बॉडी से पृथक है, लैंड के अंदर है, और ये क्या है, लगून कहलाती है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और केरल में लगून को क्या कहते हैं हम लोग, केरल में लगून को हम लोग क्या कहते हैं, कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, कयाल बोलते हैं। क्लियर, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर कयाल में बात करें तो ये वेम्बनाथ कयाल है और ये अष्टमुदी कयाल है। ये नोट कर लीजिएगा, ये भी आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये वेम्बनाथ कयाल, ये वेम्बनाथ झील है दोस्तों, जो कयाल कहलाती है। और ये दोस्तों क्या है, और ये आपकी क्या है, अष्टमुदी, ये आपकी है अष्टमुदी झील, जिसे हम क्या बोलते हैं, अष्टमुदी कयाल भी बोलते हैं। क्लियर है ना दोस्तों, फटाक से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सबको स्पष्ट है, केरल में झीलों को क्या बोलते हैं, लगून को कयाल बोलते हैं। क्लियर, चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार दोस्तों ने क्या किया है, आंसर कर दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब सभी दोस्त लोग क्या करिए, एक बार जबरदस्त तरीके से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर हो गया। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम लोग आगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, आपके लिए जो इंपॉर्टेंट लेख है उसमें कौन सी लेख है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, वुलर लेक। वुलर झील जो है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ठीक है, क्या है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, वुलर झील है, जम्मू कश्मीर। याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर, JNK। ठीक है, क्लियर हो गई बात। ठीक है दोस्तों, अच्छा, यहां पर आप लोगों को समझ में आ गया, क्लियर हो गया, इतना मैंने आपको बता दिया। क्लियर है दोस्तों, फटाफट से बता दीजिए। चलिए, वेरी गुड, सबको स्पष्ट है। चलिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, जो नेक्स्ट महत्वपूर्ण झील है वो लोकटक झील है दोस्तों। कौन सी है, तो ये आपकी है लोकटक झील, ये आपकी है दोस्तों लोकटक झील। अब लोकटक झील क्या है दोस्तों, लोकटक झील दोस्तों ये आपकी मणिपुर में है। कहां पर है, मणिपुर में है। ठीक है, लोकटक झील आपकी दोस्तों क्या है, ये मणिपुर में है। और ये दोस्तों बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों। ये प्रसिद्ध दो कारणों से है। इसे क्या बोलते हैं, इसे फ्लोटिंग लेक बोलते हैं, इसे फ्लोटिंग लेक बोलते हैं, तैरती हुई झील बोलते हैं। ठीक है, और तैरती हुई झील ही नहीं, यहां पर जो नेशनल पार्क है वो बहुत फेमस है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसे हम बोलते हैं कायबुल लैमजो नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों, नोट कर लीजिए, कायबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान। याद रखिएगा, फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग पार्क है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। वही चीजें दोस्तों मैं बता रहा हूं जो बार बार दोस्तों आपके एग्जाम में आता है। और नोट कर लीजिएगा, कायबुल लैमजो राष्ट्रीय उद्यान ये तैरता हुआ नेशनल पार्क है दोस्तों। क्या है, ये भी आपका क्या है,
ये भी फ्लोटिंग पार्क है, फ्लोटिंग नेशनल पार्क है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है, फ्लोटिंग फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये अपनी फुमदिस के लिए प्रसिद्ध है। मणिपुर की लोकटक झील जो है ये आपकी फुमडिस के लिए प्रसिद्ध है, ये भी नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक है सभी दोस्त लोग, क्लियर? चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया, क्लियर? चलिए, यहां तक हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट झील जो है वो कौन सी है, वो यहां पर हम लोग देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों देखिए, ये सांभर झील है दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? ये सांभर झील है। अब सांभर झील दोस्तों क्यों महत्वपूर्ण है? सांभर झील इसलिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगर मैं ये कहूंगा, अगर मैं ये कहता हूं तो क्या ये कथन सही होगा? अगर मैं ये कह दूंगा कि सांभर झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, तो क्या ये कथन सही होगा? तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों, ये पूर्णतः सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि एक शब्द मैंने इसमें जोड़ा नहीं। कौन सा? अंतर्देशीय। अंतर्देशीय, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारी पानी की झील कौन सी है? तो वो आपकी सांभर झील है। क्लियर? मैं लिख रहा हूं यहां पर, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय पानी की झील है। कौन सी झील है? सांभर झील है दोस्तों। कौन सी झील है? तो ये सांभर झील के बारे में बात हो रही है दोस्तों। क्लियर? ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दीजिए। ठीक, कहां पर है दोस्तों? ये आप सबको पता होना चाहिए, ये आपकी राजस्थान में है। क्लियर? कहां है दोस्तों ये? तो ये दोस्तों आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट था, जो मैंने आपको बताया। गलती से ये मिट गया है, कोई बात नहीं, तो मैं फिर से यहां पर लिख दे रहा हूं, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील कौन सी है? ये आपकी सांभर झील है। कहां पर है दोस्तों ये आपकी कहां पर है? ये आपकी राजस्थान में। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, बाकी चीजें मिल जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो में तो है, आप देख लीजिएगा फिर से। क्लियर? चलिए, ये हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, अभी कोई दिक्कत दोस्तों नहीं है। अब दोस्तों वुलर झील को हम लोगों ने देख लिया, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। चिल्का झील को हम लोगों ने देख लिया, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। इसके बाद हम लोगों ने लोकटक झील को देख लिया। तैरता हुआ नेशनल पार्क इस पर स्थित है, मणिपुर में स्थित है ये। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देख लिया दोस्तों यहां पर अष्टमुदी झील और वेम्बनाथ झील, जो क्या है दोस्तों, ये भी लगून है, और इसे केरल में लगूनों को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों हरिके वेटलैंड दोस्तों आपके एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, तो हरिके वेटलैंड भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों नहीं है। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों आप लोगों के लिए रेणुका झील एक है। एक कौन सी झील है? ये है रेणुका झील। ये आपकी कहां पर है? ये रेणुका झील है दोस्तों, और ये दोस्तों आपकी कहां पर है? ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में। ये आपकी कहां पर है? ये आपकी हिमाचल प्रदेश में है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, क्लियर है? तो इसके बाद दोस्तों एक झील है आपकी कोलेरू झील। एक झील आपकी कौन सी है? कोलेरू झील है दोस्तों। तो इसकी विशेषता क्या है दोस्तों? ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में है। ये किसके बीच में है दोस्तों? ये आपकी ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है, और ये प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा ही जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के
दृष्टिकोण से। ठीक, क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो चीजें दोस्तों पूछी जाती हैं वही मैं आपको बता रहा हूं, और एग्जाम में आप देखिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के सारे के सारे आपसे बन जाएंगे। ठीक, चलिए इसके बाद दोस्तों भीतरकणिका मैंग्रोव, ये आपके कहां पर पाए जाते हैं? ये उड़ीसा में। ठीक है, किसके साथ? चिल्का झील के साथ, चिल्का झील के थोड़ा सा आगे। क्लियर है? चलिए भाई, ये आपका क्या है? ये आपका केरल है। केरल में आपके क्या क्या है? वेम्बनाड और अष्टमुदी है। इसके बाद दोस्तों आपका यहां पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका राजस्थान में है। क्लियर? वुलर झील दोस्तों ये कहां पर है? ये आपकी जम्मू कश्मीर। वुलर झील दोस्तों क्या कहां पर है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर। क्लियर? ठीक है, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका मणिपुर। ठीक, ये आपका मणिपुर है। ठीक है, अब यहां पर सबको आपको दिख रहा है, यहां पर दोस्तों ये आपका है आंध्र प्रदेश, ये आपका है आंध्र प्रदेश। क्लियर होगी बात? तो सभी महत्वपूर्ण झीलें दोस्तों मैंने आपको बता दी, और राज्य भी बता दिए किस राज्य में स्थित हैं। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्लियर? क्लियर हो गया दोस्तों? सबको स्पष्ट हो गया? जल्दी से बता दीजिए, सबको स्पष्ट हो गया? अच्छा, यहां पे एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है, सर एग्जाम में चिल्का और सांभर दोनों आ जाए तो किस पर टिक करेंगे? बहुत वाजिब क्वेश्चन है बेटा, बहुत वाजिब क्वेश्चन है। चिल्का और सांभर दोनों आ जाए तो किस पे टिक करेंगे? सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो चिल्का झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो पहले ही आपको बताया, नोट कर लीजिए फिर से, सबसे बड़ी ठीक है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है दोस्तों। ठीक, भारत की दोस्तों सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। फिर से लिख दिया दोस्तों ताकि कोई डाउट कंफ्यूजन हो ही ना। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? चिल्का है। और ये दोस्तों ये आपकी लगून झील है। क्लियर? अंतर्देशीय शब्द लिखेगा, अंतर्देशीय पूछेगा, इनलैंड पूछेगा तो सांभर पे टिक करेंगे। और यूपी पीसीएस ने 2022-23 में दोस्तों ये प्रश्न पूछा है। नोट कर लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, मिल जाएगा आपको। क्लियर? समझ में आ गई बात? ठीक है, चलिए एक बच्चा, इसको भी क्यों छोड़े। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी दोस्तों मीठे पानी की झील, नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ठीक है ना? ठीक, अब तो याद हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, जब मैं तैयारी करता था तो इतने क्लैरिटी से, बहुत मुश्किल से देखिए समझ में आता था, लेकिन मैंने इतना आसान बनाया है बेटा आप लोगों के लिए सब्जेक्ट्स को। क्यों? क्योंकि अपने जीवन का पूरा अनुभव डाल दिया, और ताकि मैं चीजों को आसान बना के आपके सामने प्रस्तुत कर सकूं। ठीक है, और अगर वास्तव में दोस्तों इसलिए पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है। ठीक, क्लियर है दोस्तों? चलिए यहां तक आप सभी लोगों को क्लियर हो गया, वेरी गुड। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, जस्ट अ मिनट। चलिए एकदम क्लियर कट दोस्तों आपको दिख रहा है। लेक्स ऑफ इंडिया भी हम लोगों ने कवर कर लिया। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग का आगे है ये फेमस लेक्स इन इंडिया। और यहां पर दोस्तों मैंने क्या किया है, थोड़ा सा थ्योरी आपको यहां पर दी है बताने के लिए। हालांकि मैप से रिवाइज सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, वही देख लीजिएगा, वही पर्याप्त हो जाएगा। ठीक, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, मैंने बता दिया, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में स्थित है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से एक है, कई प्रवासी पक्षियों का घर है, और इसके बेल्ट में अटापाका पक्षी अभयारण्य है। कौन सा है?
अटा पाका पक्षी अभयारण्य। जब एग्जामिनर को प्रश्न टफ बनाने होते हैं तो ऐसे ही गैर परंपरागत प्रश्नों को वो पूछ लेता है। क्लियर हो गई बात? ठीक, चलिए अब सांबर झील है दोस्तों, या राजस्थान में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमक झील है, सॉल्ट लेक है। सॉल्ट लेक मतलब क्या है? ब्रैकिश वाटर है, खारे पानी की झील है। क्लियर? इस झील का पौराणिक महत्व है। महाभारत के अनुसार यह झील राजा वृषपर्वा के राज्य का हिस्सा थी। ठीक है, राजा वृषपर्वा के राज्य का हिस्सा थी। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये सबसे बड़ी भारत की अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसके बाद दोस्तों पुलिकट झील है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। बेसिकली आंध्र प्रदेश में नहीं, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर स्थित है। क्लियर? झील के साथ साथ पुलिकट पक्षी अभयारण्य, किंगफिशर, फ्लेमिंगो, साइट स्टार्क आदि पक्षियों के साथ पर्यटन का एक स्रोत है। तो बेसिकली यहां पर दोस्तों किंगफिशर और फ्लेमिंगो दोस्तों यहां पर बहुत ही ज्यादा दोस्तों देखने को मिलते हैं। क्लियर? इसके बाद वेम्बनाथ झील, जो क्या है दोस्तों? कयाल है। केरल के वेम्बनाथ के किनारे अरनमुला मंदिर, वैकोम और थायक्कल समुद्र तट पर्यटन की दृष्टि से महत्व रखते हैं। इसके किनारे बने पार्क की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। और ये क्या है दोस्तों? ये आपका कयाल है। और कयाल किसे कहते हैं? तो केरल के लगून को कयाल कहते हैं। केरल में लगून को क्या कहते हैं? कयाल कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? केरल में लगून को क्या बोलते हैं? कयाल बोलते हैं। क्लियर? ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। अगला दोस्तों देख लेते हैं। अब यहां पर दोस्तों देखिए, मैंने स्टेट भी एक चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया है। एक चार्ट के माध्यम से मैंने राज्य भी प्रदर्शित कर दिए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहां पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब यहां पर देखिए वुलर झील दोस्तों, वुलर झील आपकी कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। वुलर झील जम्मू कश्मीर में है दोस्तों। लोकटक झील कहां पर है? तो मणिपुर में है। अब देखिए इतना तो नाम सब लोग इंग्लिश में जानते होंगे, मेरे हिसाब से दोस्तों इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं आपको होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी क्या है? नागार्जुन सागर है। ठीक है, नागार्जुन सागर झील ये कहां पर है? तेलंगाना में। ठीक है, सरदार सरोवर झील है। सरदार सरोवर झील दोस्तों कहां पर है? ये आपकी गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पुलिकट झील दोस्तों कहां है? पुलिकट झील ये कहां पर है दोस्तों? ये आपका आंध्र प्रदेश में है। ठीक है दोस्तों, पुलिकट कहां है? तो पुलिकट आपकी आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु मान लीजिए, प्लस तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। इसके बाद दोस्तों पैंगोंग लेक, इसके बाद दोस्तों पैंगोंग झील ये कहां पर है? पैंगोंग लेक आप लोग अक्सर दोस्तों सुनते होंगे, पैंगोंग सो लेक इसका नाम है, पैंगोंग सो इसका नाम है। और भारत चीन की सीमाएं अक्सर दोस्तों यहां पर गतिरोध की स्थिति में रहती हैं। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा। ठीक है, इसमें क्या इसका पूरा नाम क्या है दोस्तों? तो पैंगोंग सो। ठीक, ये आपकी लद्दाख में है। इसके बाद इंदिरा सागर झील। ठीक है, ये कहां पर है? ये आपकी मध्य प्रदेश में। ठीक, शिवाजी सागर महाराष्ट्र में। चिल्का इंपॉर्टेंट है, कहां पर है? उड़ीसा में। चिल्का झील कहां पर है? बता चुका हूं, उड़ीसा में। और वेम्बनाथ झील कहां पर है? केरल में है। और ये दोनों ही क्या है दोस्तों? ये आपकी लगून है और ये दोस्तों आपकी क्या है? कयाल है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात? स्पष्ट हो गया दोस्तों? उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा।
चलिए भाई नेक्स्ट देख लेते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील। ठीक है, सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? वुलर झील है। कहां पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों भारत में कौन सी है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर, याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आती है। गोविंद बल्लभ पंत सागर कहां पर है दोस्तों? सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, क्यों? क्योंकि ये यूपी में है। कहां पर है दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश में है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों हाईएस्ट लेक इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर, सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो चोलामू, चोलामू झील। ठीक है, कहां पर है दोस्तों? सिक्किम में है। ठीक। लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, लार्जेस्ट सलाइन वाटर लेक, सबसे बड़ी चिल्का झील है दोस्तों। बता चुका हूं आप लोगों को, समझा चुका हूं, और निश्चित रूप से आपके एग्जाम में ये आने वाला है। ठीक है। लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, ठीक है, तो सबसे लंबी, सबसे लंबी झील भारत में कौन सी है? तो वेम्बनाथ झील है। कहां पर है? केरल में। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? अब तो कोई प्रश्न दोस्तों आपका नहीं रुकेगा, उम्मीद करके चलता हूं। ठीक, चलिए अब बढ़ जाते हैं दोस्तों आगे। अब भारत के प्रमुख बांधों के बारे में हम लोग बात करेंगे। भारत के प्रमुख बांधों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, एक बार दोस्तों चैनल पे जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे ऑल दबा लें। अब दोस्तों यहां पर क्या है? मेजर डैम्स इन इंडिया, मेजर डैम्स इन इंडिया की बात कर लेते हैं। हाईएस्ट डैम इन इंडिया, सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित बांध, सबसे ऊंचा बांध दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध दोस्तों है आपका टिहरी बांध। कहां पर है दोस्तों? कहां पर है? तो उत्तराखंड में है। ठीक है, क्लियर। और किस नदी पर है दोस्तों? तो नदी आपकी है, नदी आपकी है भागीरथी, नदी आपकी है भागीरथी। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। प्रियांक कौशिक जी, रोहन जी, साक्षी जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, चलिए इसके बाद लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, सबसे लंबा डैम, सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों हीराकुंड। कौन सा है दोस्तों? तो हीराकुंड बांध। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। और ये आपका किस नदी पर है? ये आपका महानदी पर है। ये आपका महानदी पर बनाया गया है। और एक महत्वपूर्ण चीज दोस्तों टेहरी बांध के बारे में, इसकी दोस्तों हाइट क्या है? 260 मीटर है। ऊंचाई इसकी 260 मीटर है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हीराकुंड दोस्तों महानदी पर स्थित है, और इसकी लोकेशन क्या है? ओडिशा। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक। इसके बाद ओल्डेस्ट डैम, सबसे पुराना बांध, सबसे पुराना बांध कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पुराना बांध दोस्तों कल्लानाई डैम। कौन सा है दोस्तों? कल्लानाई, कल्लानाई बांध, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कहां पर है? तो किस नदी पर? तो कावेरी पर है। ठीक है, कहां पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कब बना दोस्तों? तो 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच में, 100 ईसा पूर्व से लेकर 100 ईस्वी के बीच में। ये आपके इतिहास का क्वेश्चन जो भूगोल में बता रहा हूं। तो कौन कहता है जीएस में इतिहास, भूगोल, संविधान, विज्ञान सब अलग है? ये विभाजन तो हम लोगों ने बना दिया दोस्तों, बाकी कोई चीज जीएस में अलग होती ही नहीं है। इतिहास को हम लोग भूगोल में पढ़ सकते हैं, भूगोल को हम लोग इतिहास में पढ़ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और सब कुछ रिलेटेड है। और एक सिविल की तैयारी करने वाला छात्र इससे बेहतर और कौन समझ सकता है कि सारी चीजें को लिंक कितना बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये दोस्तों अप्रोच मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जरूर से क्लियर। चलिए भाई, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। क्लियर। चलिए, इसके बाद दोस्तों एक डैम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भाखरा नंगल बांध। भाखरा नंगल बांध हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य में है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत का सबसे बड़ा बांध है, इसकी ऊंचाई 225 मीटर है और पूरे एशिया के सबसे बड़े बांधों में दूसरे स्थान पर है। ठीक है, भारत का देखिए सबसे ऊंचा हम लोगों ने देखा टिहरी बांध, सबसे लंबा हम लोगों ने देखा कौन सा बांध? हीराकुंड बांध। हीराकुंड महानदी पर है। ठीक है, और इसके बाद सबसे बड़ा बांध की बात करें तो सबसे बड़ा बांध दोस्तों आपका कौन सा है? भाखरा नंगल है। ठीक है, याद रखिएगा। और पूरे एशिया के सबसे बड़े बांधों में दूसरे स्थान पर है और ये सतलज नदी पर स्थित है। और आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा जाता है। क्लियर होगी बात? ठीक है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, चलिए भाई, अब यहां पर दोस्तों एक मैंने मैप फिर से शो किया है रिवर्स एंड डैम्स का। एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए क्लियर दिख रहा है कि नहीं, जल्दी से। ठीक है, चलिए अब यहां पर दोस्तों हम लोगों ने देख लिया है। सभी दोस्तों की तरफ से वेरी गुड, वेरी गुड, शानदार तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग बता रहे हैं। शानदार रिस्पांस दोस्तों आप लोगों की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है। क्लियर। चलिए, अब आप लोग को ये फिगर क्लियर है, दिख रहा है तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सो दैट वी कैन प्रोसीड अहेड। ठीक है, हम लोग ताकि प्रोसीड कर सकें, आगे बढ़ सकें। क्लियर। चलिए तो देख लेते हैं दोस्तों। चलिए, इसके बाद दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है यहाँ पर मैप के माध्यम से आपके सामने यहाँ पर रिवर्स और डैम का मैप शो किया है और यहाँ पर मैं आपको ये दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, तो ये दोस्तों देखिए ये भाखरा नंगल डैम है, पंजाब हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सतलज नदी पर बना है। इस तरीके से देखिए रिवर सतलज दोस्तों यहाँ पर आपकी क्या कर रही है? फ्लो कर रही है। ये आपकी रिवर सतलज है। ठीक है, ये सिंधु की सहायक नदी है तो जाकर यहाँ पर सिंधु में मिल रही है पंचनद का पानी लेकर। क्लियर। सिंधु भी हम लोग पढ़ चुके हैं आज ही। ठीक है, आज का मैराथन रिवीजन का लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा उसका लिंक शेयर कर दिया जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद यहां पर दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा बांध इंपॉर्टेंट है? टिहरी बांध। टिहरी बांध दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कौन सा बांध? टिहरी बांध इंपॉर्टेंट है और ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, भागीरथी नदी पर जो क्या है? भागीरथी क्या, जिसको भागीरथ लेकर आए थे, जिसमें अलकनंदा मिलती हैं तो गंगा बनती हैं, उसी नदी की बात हो रही है। ठीक, भारत का सबसे ऊंचा डैम। क्लियर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर ये हीराकुंड डैम है, हीराकुंड बांध है, ये आपका महानदी पर है। ठीक, उड़ीसा में। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? यहाँ पर तुंगभद्रा बांध भी दोस्तों कई बार पूछा गया है। तुंगभद्रा बांध तुंगभद्रा नदी पर है। ठीक है, इसके बाद नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन सागर डैम दोस्तों आपका यहाँ पर शो हो रहा है। क्लियर हो गई बात? ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों आपके लिए कृष्णा राज सागर डैम कावेरी नदी पर है।
ठीक है, क्लियर। इसके बाद मेटूर डैम, मेटूर डैम दोस्तों ये भी आपका कावेरी नदी पर है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण। क्लियर हो गया बात, सबको स्पष्ट हो रही बात, ठीक है ना, क्लियर। चलिए वेरी गुड, बढ़ जाते हैं आगे। इंपॉर्टेंट डैम्स हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग दोस्तों इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स देख लेते हैं। अब देखिए यहां पर दोस्तों जो इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखना है। सबसे पहले मैंने यहां पर शो किया है कुंचिकल, मैंने कुंचिकल शो किया है यहां पर। तो कुंचिकल जलप्रपात है, ये आपका कहां पर है, ये आपका शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा जिला, कर्नाटक, कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 455 मीटर। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, नोट कर लीजिएगा, भारत का भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, याद रखिए, नोट करिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। चलिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपका है नोह जलप्रपात, नोह कालिकई जलप्रपात दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, खासी जिला मेघालय, पूर्वी खासी जिला, पूर्वी खासी जिला मेघालय, 340 मीटर, ठीक है, क्लियर हो रही बात। विश्व जलप्रपात डेटाबेस के अनुसार यही सबसे ऊंचा है, लेकिन अभी भी जितने भी आयोग ने अभी तक एग्जाम्स लिए हैं सब में कुंचिकल को ही सबसे ऊंचा माना है, नोट कर लीजिएगा, उसी को टिक करिएगा, ठीक है। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट है कौन सा, दूध सागर, दूध सागर जलप्रपात, ठीक है, कहां पर है, तो कर्नाटक और गोवा, ठीक है, कहां पर है दोस्तों, ठीक। इसके बाद दोस्तों आपका जोग जलप्रपात, कहां पर है दोस्तों, ये भी शिमोगा जिला में है, कर्नाटक में, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात, कहां पर है दोस्तों, झारखंड, ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी पर। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये कहां पर है दोस्तों, ये भी आपका कर्नाटक में है, क्लियर हो रही बात। तो इतना दोस्तों मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गई बात। और ये जो जोग जलप्रपात है भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात भी है, ठीक है, इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। उम्मीद करता हूं यहां तक आप सभी दोस्तों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों देखिए मैं आपको बता दूं, यहां पर आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां पर जो हम लोगों ने बातें की हैं वो यही बातें की हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए सबसे आपका जो बड़ा है दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, वो आपका जोग या जलप्रपात है, और शिव समुद्रम दोस्तों आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए ये हम लोग दोस्तों यहां पर देख चुके हैं। अब बढ़ जाते हैं दोस्तों हम लोग यहां पर, इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको पता होनी चाहिए, क्लियर। यहां पर हम लोगों ने दोस्तों देख लिया, ठीक है। चलिए अब इतना दोस्तों अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। हालांकि प्रायद्वीपीय पठार हम लोगों ने देख लिया है, लेकिन एक बार फिर से थोड़ा सा उसको अध्ययन कर लेते हैं, क्योंकि काफी सारे प्रश्न इसमें अलग से आते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए यहां तक आप लोगों को क्लियर हो गया, और यहां पर अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे। अब हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें क्या है। मैप एक बार आप लोग को विजिबल है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, एक बार मैप विजिबल है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए दोस्तों,
ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सभी लोग बता दीजिए मैप विजिबल है कि नहीं। ठीक है, मैप विजिबल है कि नहीं कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। ठीक है, दिख रहा है, सही दिख रहा है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड, सभी लोग जबरदस्त तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड बेटा। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप लोग दोस्तों बता भी रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि जितना ज्यादा हो सकता है मैं आप लोग के लिए यहां पर क्लैरिटी ले आ पाऊं। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, प्रायद्वीपीय पठार जो है दोस्तों ये आपका 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रसारित है, भारत का सबसे बड़ा इकाई है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है, भारत की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक, आकार में ये त्रिकोणीय है, उत्तरी मैदान से ही इसका विस्तार शुरू हो जाता है, मतलब त्रिकोणीय है। इधर देखिए दोस्तों उत्तरी मैदान दोस्तों, इधर आपका क्या है, इधर ऊपर सिंधु मैदान, इधर ऐसे गंगा मैदान, और इधर आपका इधर असम में इस तरीके से ब्रह्मपुत्र मैदान। ठीक है, ये मैदान है। और यहां पर दोस्तों प्रायद्वीपीय पठार दोस्तों मैदान के जस्ट नीचे से ही शुरू हो जाता है। यहां पर दोस्तों छोटा नागपुर पठार, इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने क्या देखा था, यहां पर इस तरीके से दोस्तों आपको केंद्रीय उच्च भूमि दोस्तों यहां पर देखने को मिली, क्लियर। इसके बाद इसके दो भाग है दोस्तों, ऊपर का जो है इसको क्या बोलते हैं, केंद्रीय उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, और नीचे का भाग जो है क्या कहलाता है, यहां पर डेक्कन प्लेटू या दक्षिण का पठार कहलाता है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत के ऊपर आपका क्या है दोस्तों, वो सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि, और नीचे दोस्तों क्या है, डेक्कन प्लेटू या दक्षिण का पठार है। क्लियर, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर देखिए सेम वही फिगर है जो मैंने यहां पर बड़ा करके दिखाया है, उसकी नीड नहीं है। और ये मानचित्र दोस्तों हम लोग स्टडी कर चुके हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं। ये विंध्याचल पर्वत है, विंध्याचल पर्वत के जस्ट ऊपर आपका मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेटू। ठीक है, ये अरावली हिल्स हैं, ये मारवाड़ प्लेटू है, क्लियर, छोटा नागपुर प्लेटू, और ये शिलोंग प्लेटू, ये सारे आपके सेंट्रल हाईलैंड्स का हिस्सा है। ठीक, और इसके बाद दोस्तों ये क्या है, ये दक्कन ट्रैप है। इसके बाद दक्षिण का पठार, इसमें दोस्तों आपका बाबा बुदन हिल्स है। ठीक है, आपको दिख रहा है दंडकारण्य प्लेटू दिख रहा है, कर्नाटक पठार, और आपका तेलंगाना पठार, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, आपके दक्षिण के पठार का हिस्सा है। बस इतना आपको ध्यान रखना है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए भाई, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि नर्मदा नदी और विंध्याचल पर्वत क्या करते हैं, इसे दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो नर्मदा नदी पठार को दो असमान भागों में बांट देती है। असमान भागों में इसलिए क्योंकि आप देख सकते हैं यहां पर इस तरीके से नर्मदा नदी दोस्तों ये विंध्य श्रेणी है, ये आपकी क्या है, ये विंध्य श्रेणी है, और इधर आपका क्या है दोस्तों, इधर आपकी सतपुड़ा है। तो विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये बहती हैं, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में ये बहती हैं, किसमें, ये नर्मदा नदी। और ये क्या करती हैं दोस्तों, ये इनको दो भागों में बांट देती हैं, क्लियर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण का पठार और केंद्रीय मध्य उच्च भूमि। इसके बाद दोस्तों आपके लिए मैंने हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया शो किया है, हिल्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया शो किया है, आप लोग देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में बताइए यहां तक क्लियर है बेटा, सबको दिख रहा है। ठीक, चलिए यहां तक आप सभी लोगों को दिख रहा है, दैट इज वेरी गुड बेटा। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों यहां पे नॉर्दर्न प्लेन्स उत्तर का मैदान है। ठीक है, और ये सारी की सारी देखिए आपकी क्या है, पेनिनसुलर ब्लॉक पूरा आपका क्या है, यहां पर मैंने आपको सामने शो किया है। ये पूरा पठार और पहाड़ आपका प्रायद्वीपीय भारत का यहां पर शो किया गया है, क्लियर। तो एक बार आप लोग क्या करिएगा, इसको देख लीजिएगा, सारी रेंजेस दोस्तों यहां पर मैंने आपको दिखा दिए, हालांकि मैं आपको सब बता चुका हूं। अब हम देख लेते हैं नॉर्दर्न प्लेन, मतलब उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदान देख लेते हैं, उत्तर का मैदान देख लेते हैं। ठीक है, तो उत्तर का मैदान देख लेते हैं, क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर दोस्तों जिस तरीके से आपको ये दिख रहा है, ये एरिया आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा एरिया जो येलोइश कलर में है, ये आपका दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और नदियों द्वारा ये बनाया गया प्लेन है, जिसमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां प्रमुख हैं, जो क्या करती हैं, ये उत्तर के मैदान का निर्माण करती हैं, क्लियर। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब दोस्तों उत्तर के विशाल मैदान की सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ठीक है। उत्तर के पहाड़ के बीच में और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में ये स्थित है। उत्तर के पहाड़ और प्रायद्वीपीय पठार के बीच में स्थित है, जैसा कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। उत्तर के पर्वत आप सभी लोग देखिए इधर, इस तरीके से आप सभी लोग देख सकते हैं। इस तरीके से आपकी हिमालय की लोकेशन है ना, ठीक है। ये आपके वेस्ट टू ईस्ट हिमालयाज हैं। ये क्या है दोस्तों, ये आपके हिमालयाज हैं, ठीक। उत्तर का पर्वत और नीचे क्या है दोस्तों, यहां पे आपका, आप सभी लोग देख सकते हैं, यहां पर आपका दोस्तों क्या है, विंध्याचल श्रेणी। और ये दोस्तों यहीं पे आपका क्या है दोस्तों, यहीं पर आपका सेंट्रल हाईलैंड स्टार्ट हो जाता है और नीचे आपका क्या है, दक्कन ट्रैप है। तो प्रायद्वीपीय पठार यहीं पे स्टार्ट हो जाता है और उसके बीच में क्या है, ये आपका मैदान है। क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसकी लंबाई दोस्तों टोटल कितनी है, 3200 किलोमीटर है। टोटल 3200 किलोमीटर है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। लेकिन भारतीय भाग कितना है, तो भारतीय भाग में 2400 किलोमीटर दोस्तों लंबा है। भारतीय भाग में ये 2400 किलोमीटर लंबा है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। क्लियर। चलिए इसके बाद पश्चिम में ये सबसे चौड़ा है और ये पूर्व की ओर घटता चला जाता है। पश्चिम में चौड़ा है, पूर्व की ओर घटता जाता है। इधर देखिए पश्चिम में ये चौड़ा है और पूर्व की ओर इस तरीके से घटता जाता है। देख पा रहे हैं आप सभी लोग, ठीक है, घटता जाता है। क्लियर। चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इलाहाबाद में 280 किलोमीटर चौड़ा है। राजमहल पहाड़ियों पर संकीर्ण है, बाद में पश्चिम बंगाल में फिर से चौड़ा हो जाता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं ग्रेट प्लेन्स को नदियों के हिसाब से दोस्तों यहां पर बांटा गया है। नदियों के हिसाब से कौन से, तो यहां पे आप देख सकते हैं पंजाब हरियाणा मैदान, ठीक है। ये अपर गंगा मैदान, उत्तरी गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान और दक्षिण गंगा मैदान। और यहां पे दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है। तो ये डिवीजन दोस्तों अकॉर्डिंग टू द रिवर्स है। क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण मैदानी इलाकों में इनकी उत्पत्ति हुई। मतलब हिमालय की नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव के कारण नदियों द्वारा इनकी क्या हुई दोस्तों, नदियों ने जितने भी अवसाद लाए उसके द्वारा इनकी इन इलाकों की, मैदानी इलाकों की उत्पत्ति हुई दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्लियर। इसके बाद निक्षेपण की प्रक्रिया को ही दोस्तों इनकी उत्पत्ति का कारण बताया जाता है, तो वो स्वाभाविक भी है दोस्तों। क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों इसके पार्ट हैं भाबर तराई, ठीक है। भाबर तराई, तो देखिए शिवालिक की तलहटी में चट्टान के टुकड़ों का समूह, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका भाबर कहलाता है। और इसमें धाराओं के भूमिगत प्रवाह भी देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद भाबर के दक्षिण में दलदली पट्टी है जो वनस्पतियों और जीवों से समृद्ध है, इसे तराई बेल्ट कहते हैं। और इसी बेल्ट में दोस्तों कल हम लोग जो यूपी स्पेशल पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था दुधवा नेशनल पार्क है जो उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। कल की क्लास में जो लोग रहे होंगे रिवीजन भी हो रहा है कि नहीं, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के, ठीक है। जल्दी से बता दीजिए कमेंट बॉक्स में लिख के सभी लोग। और जो छात्र नए हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए दोस्तों फटाफट से। क्लियर। ठीक है दोस्तों जल्दी से बताइए भाई, यहां तक आप लोग को क्लियर हो गया बेटा, फटाक से। क्लियर। चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार आंसर दोस्तों की तरफ से यहां पर देखने को मिल रहा है। तो तराई बेल्ट आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों देखिए यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर एक फिगर मैंने शो किया आपके लिए, आप सभी लोग देख सकते हैं, फटाक से देख के बताइए क्लियर है।
ठीक, चलिए। तो एक बार दोस्तों जबरदस्त तरीके से सेशन को शेयर करना बनता है, लिंक को कॉपी करिए और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली शाम को 4:30 बजे इस मैराथन में रिवीजन में जुड़िए। RO 2023 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 11 बजे लाइव टेस्ट में जुड़िए। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे ऑल जरूर दबाइए सब्सक्राइब करने के साथ, ठीक है। अब इधर देखिए, ये आपका दोस्तों, ये आपका शिवालिक या वाहे हिमालय आपको यहां पर दिख रहे हैं। शिवालिक या वाहे हिमालय आपको दिख रहे हैं, ठीक। मैंने बताया था ना, शिवालिक की तलहटी में चट्टानों का या टुकड़ों का समूह दोस्तों, ठीक है। शिवालिक की तलहटी में चट्टानों का टुकड़ों का समूह आप लोग देख रहे हैं। आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। आप सभी लोग यहां पर देख रहे हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, क्लियर। चलिए, तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका भाबर है। ये क्या है दोस्तों, आपका भाबर है। ये चट्टानी टुकड़ों का समूह है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। सबको क्लियर हो रही बात, ठीक। अब यहां पर धाराओं के भूमिगत प्रवाह देखने को मिलते हैं। अब इधर देखिए दोस्तों, यहां से नदी की धारा दिख रही है लेकिन यहां पर लुप्त हो जा रही है। यहां पर दोस्तों इधर देखिए भूमिगत प्रवाह देखने को मिल रहे हैं लेकिन धारा दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि पत्थर इतने बड़े बड़े हैं कि धाराएं भूमिगत हो जाती हैं, दिखती नहीं है, क्लियर। लेकिन जब तराई में आती हैं, भाबर से जस्ट नीचे, आप देखिए इस तरीके की आपको फ्लोरा फौना दिख रहे हैं, वनस्पतियां दिख रही हैं। तो ये रीजन क्या है दोस्तों, ये आपका तराई है। और इसी रीजन में दोस्तों आपको हमारा दुधवा नेशनल पार्क भी देखने को मिलेगा। नेपाल का तराई क्षेत्र आप सभी लोग देख सकते हैं, क्लियर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इसके बाद तराई में नदी दिखने को लगती है, नदी की धारा। यहां पर उसके बाद दो महत्वपूर्ण मैदान के हिस्से हैं, एक आपका बांगर और खादर। जस्ट अ मिनट बेटा, जस्ट मिनट। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर देखिए, यहां पर दोस्तों जब नदी मैदानी इलाके में आती है तो यहां पर दो प्रकार के, यहां पर क्या है दोस्तों आपके मैदान देखने को मिलते हैं, एक बांगर और दूसरा दोस्तों क्या देखने को मिलता है, और खादर देखने को मिलता है। पहला बांगर और दूसरा खादर। तो बांगर मतलब पुरानी जलोढ़ मिट्टी और खादर मतलब नई जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, नई जलोढ़ मिट्टी। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। जल्दी से बता दीजिए फटाक से, सभी लोग फटाफट से बता दीजिए, क्लियर, ठीक है। चलिए, बांगर पुराना जलोढ़ और खादर नया जलोढ़, ठीक। आप डेल्टा मैदान दोस्तों, डेल्टा मैदानों का निर्माण नदियों से लाए गए गाद के जमाव के कारण होता है, क्लियर है। चलिए अब यहां पर दोस्तों देखिए मैंने एक मैप और शो किया है जिससे आपको ये याद हो जाए। कैसे याद होगा, सभी लोग देखिए। तो यहां पर दोस्तों शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय के तलहटी में जस्ट कंकरीली पथरीली मट्टी, ये आपका क्या हो गया, भाबर हो गया। इसके बाद फ्लोरा फौना वनस्पतियां, जीव जंतु, तराई क्षेत्र, ये आपका दुधवा नेशनल पार्क का रीजन। इसके बाद दोस्तों पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो आपकी क्या हो गई, आपकी डार्क भूरे कलर की, और नई जलोढ़ मिट्टी दोस्तों ये खादर जो आपकी नारंगी कलर की। क्लियर हो गई बात। अब ये दोस्तों अगर आपको याद हो गया दोस्तों, क्योंकि इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है दोस्तों, ये कभी याद होता ही नहीं है। और एग्जाम में जब छात्र करता है बांगर खादर बांगर में सब में कंफ्यूजन हो जाता है और सब गलत करके आ जाता है, ठीक है। तो ये बस मैप मैंने इसलिए आपके लिए ढूंढा है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए बनाया गया है ये मैप और आप लोग को समझ में आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए फटाफट से, जब जबरदस्त तरीके से बताएंगे आप सभी लोग, जबरदस्त तरीके से सभी लोग बताएंगे, ठीक है, क्लियर। चलिए वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट दोस्तों अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है आपके लिए,
यहाँ पर दोस्तों आपके लिए देखिए तटीय इलाकों में भी मैदान है। अब तटीय इलाकों को क्या कहा जाता है, ये भी आपके एग्जाम में आता है। तो देखिए दोस्तों ये क्या है, ये गुजरात में ये कच्छ है दोस्तों, कच्छ का मैदान। कच्छ का मैदान, गुजरात मैदान में दो भाग है, बेसिकली आपका कच्छ, इसके बाद दोस्तों कठियावाड़, कच्छ और कठियावाड़, ठीक है। क्लियर। इसके बाद दोस्तों ये क्या है, ये आपका कोंकण तट है। कौन सा तट है, ये एग्जाम में आता है दोस्तों, ये आपका कोंकण तट है, जिसमें महाराष्ट्र के साथ साथ कौन, गोवा और कर्नाटका, ये जो तट है ये आपका कोंकण तट है, याद रखिएगा। और ये जो केरल वाला तट है ये क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है मालाबार तट। ये क्या कहलाता है, ये आपका मालाबार तट कहलाता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर तमिलनाडु से लेके आधा आंध्र प्रदेश लगभग मान लीजिए, तो ये कौन सा तट है, ये आपका कोरोमंडल तट है, कोरोमंडल तट है। और ये दोस्तों क्या है, ये आपका उत्तरी सरकार तट है। ये आपका कौन सा तट है, उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार कहते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक सभी लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आपका क्या है, ये आपका उत्कल मैदान है। ये क्या है, उत्कल मैदान, और ये उड़ीसा में है, ठीक। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है दोस्तों कि कोंकण तट कौन सा है। तो यहां से यहां तक महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, मालाबार तट केरल, इसके बाद कोरोमंडल तट तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से यहां पर उड़ीसा तक उत्तरी सरकार तट। याद रखिएगा एग्जाम में 100% आता है और बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है, क्लियर है। चलिए वेरी गुड सभी लोग। अब इतना बेहतरीन सेशन है बेटा, तो एक बार दोस्तों लाइक करना और शेयर करना आप सबको बनता है, एक बार जल्दी से कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लीजिए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों किस पर, द्वीप समूह पर। द्वीप समूह पर आ जाते हैं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनसे भी प्रश्न एग्जाम में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए बनाया है और इससे मैं पूरा द्वीप समूह आपको समझा दूंगा, क्लियर। चलिए तो यहां पर देख लेते हैं भारतीय द्वीप समूह, इंडियन आइलैंड की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपका क्या है, देखिए बंगाल की खाड़ी में जो है, यहां पे नोट कर लीजिए, बंगाल की खाड़ी में जो है वो कौन से हैं, वो आपके अंडमान निकोबार, वो आपके कौन से हैं, अंडमान एंड निकोबार। अब इसमें देखिए अंडमान निकोबार के कई सारे द्वीप हैं, तो अंडमान निकोबार को पहले तो महान अंडमान, पहले अंडमान देख लीजिए, महान अंडमान में और लघु अंडमान में, महान अंडमान और लघु अंडमान में बांटा जाता है, डंकन पास के द्वारा पृथक होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम में 100% आता है, नोट कर लीजिएगा, क्लियर, ठीक है दोस्तों। चलिए ये क्लियर हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपके लिए ग्रेट अंडमान में ही 3 द्वीप हैं, कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, मिडिल अंडमान या मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान और दक्षिण अंडमान, ठीक, क्लियर हो गई बात। ये महान अंडमान या ग्रेट अंडमान के 3 द्वीप हैं, ठीक, याद कर लीजिएगा। और बैरन आइलैंड या आपका क्या है, बैरन द्वीप, बैरन द्वीप दोस्तों ये आपका यहीं पर है, ठीक है, उत्तरी अंडमान में। और यहां पर दोस्तों आपका डोरमेंट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, वो बैरन आइलैंड है, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहां स्थित है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी यहां पर स्थित है, नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्लियर आता है ना दोस्तों, सभी लोग बता दिए फटाफट से, ठीक है। चलिए वेरी गुड बेटा, क्लियर। चलिए इसके बाद दोस्तों आप अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है,
तो ये अंडमान को निकोबार से दोस्तों 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, ये 10 डिग्री चैनल याद रखिएगा किसको पृथक करता है? अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से। क्लियर? और निकोबार द्वीप में ही मैंने आपको बताया था इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। कैसा बिंदु है दोस्तों? भारत का दक्षिणतम बिंदु है। क्लियर हो गई बात? सबको समझ में आ रही बात? जल्दी से बता दीजिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहां पर है? वो आपका ग्रेट निकोबार द्वीप के ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में आता है। क्लियर? सिमिलरली दोस्तों यहां पर हम लोग क्या करते हैं, यहां पर अब देख लेते हैं अरब सागर में। अब हम लोग देख लेते हैं अरब सागर में। तो अरब सागर में दोस्तों आपका क्या है? लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह। तो लक्षद्वीप दोस्तों क्या है? ये दोस्तों आपका कोरल द्वीप है। क्या है? ये आपका प्रवाल द्वीप है। इसको क्या बोलते हैं? प्रवाल भित्तियां यहां पर ज्यादा पाई जाती हैं। ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका प्रवाल द्वीप है। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक, इसके बाद दोस्तों ये आपका बेसिकली 9 डिग्री चैनल क्या करता है? 9 डिग्री चैनल आपका लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को अलग करता है कौन सा चैनल? ये 9 डिग्री चैनल। याद कर लीजिएगा, ठीक है। और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह को भारत का पड़ोसी देश मालदीव से अलग किया जाता है। किस चैनल के द्वारा? 8 डिग्री चैनल के द्वारा। ठीक है, तो 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार को अलग करता है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को अलग करता है, और लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा चैनल अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल। याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहां तक क्लियर हो गया? एक चार्ट में दोस्तों मैंने देखिए पूरा का पूरा आपके लिए क्या किया, द्वीप समूह कंप्लीट कर दिया। जल्दी से बता दीजिए, ठीक है। यहां पर रोजी जी पूछ रही है सर 24 डिग्री जो है डिस्प्यूट कहां पर है? तो 24 डिग्री डिस्प्यूट दोस्त बेटा सरक्रीक जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच की सीमा है बेटा। ठीक है, तो उसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक क्लास में इतना डिटेल संभव नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको बता दी। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं मेन आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मानसून। अब हम लोग देख लेते हैं मानसून इन इंडिया। तो मानसून इन इंडिया दोस्तों देख लेते हैं। तो मानसून इन इंडिया दोस्तों आपके लिए भारत में मानसून, तो 2 प्रकार के मानसून से वर्षा होती है, एक आपका दक्षिण पश्चिम मानसून, एक उत्तर पूर्व मानसून। तो चलिए देख लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है उसमें। तो सबसे पहले देखिए 2 ब्रांचेस कौन कौन से हैं मानसून की। दक्षिण पश्चिम मानसून या मानसून जिसे कहते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? दक्षिण पश्चिम मानसून को ही मानसून कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक वर्षा भारत में इसी मानसून से होती है। ठीक है, इसकी 2 शाखाएं हैं, कौन सी? बंगाल की खाड़ी शाखा। कौन सी शाखा है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा, नोट कर लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर शाखा। ठीक है, क्लियर हो गई बात? नोट कर लीजिएगा। अब थार डेजर्ट पर कम दबाव का क्षेत्र पड़ता है, और क्लियर थार मरुस्थल जो है राजस्थान में, वो वहां पर लो प्रेशर का जोन पड़ता है, वहां पे खूब तेज गर्मी होती है, और वहां पे जो हिंद महासागर है दोस्तों नीचे, वहां पर क्या है? ठंडा रहता है। तो वहां हाई प्रेशर, थार डेजर्ट पर लो प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस के कारण हवाएं वहां से चलती हैं, वही पवने मानसूनी हवाएं कहलाती हैं। ठीक है, और वो क्या करती हैं? पर्वतों से टकराकर भारत में वर्षा करती हैं। तो भारत में ज्यादातर वर्षा का प्रकार जो है वो पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेंज से बोलते हैं। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों यहां पर मैंने आपको बता दिया कारण क्या है,
यहाँ पर देखिए ग्रीष्म ऋतु में तीव्र ताप के कारण तिब्बत का पठार निम्न दाब का निर्माण कर देता है, ठीक है, और थार डेजर्ट भी। हिंद महासागर के दक्षिण में उच्च दाब रहता है। तो ये प्रेशर डिफरेंस है, यही आपका मानसूनी हवाओं के चलने का कारण है जो भारी वर्षाएं लेकर आती हैं। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, मैंने मानसूनी पवनें यहाँ पर शो की हैं। ये अरब सागर ब्रांच है और ये आपकी दोस्तों बे ऑफ बंगाल ब्रांच है। यहाँ पे आपका क्या है दोस्तों, लो प्रेशर है, ठीक है, और पवनें यहीं पहुंचने का प्रयास करती हैं दोनों तरफ से, ठीक है, अरब सागर की ब्रांच भी और बे ऑफ बंगाल की ब्रांच भी, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर, इधर हाई प्रेशर इधर लो प्रेशर, तो हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलेगी। और इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, इसका डायरेक्शन है आपका साउथ वेस्ट। डायरेक्शन क्या है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम से चल रही है, देखिए इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। क्लियर, चलिए इसके बाद दोस्तों उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून क्यों, उत्तर पूर्वी मानसून से कहां वर्षा होती है, तो दोस्तों मानसूनी हवाएं देश के दक्षिण पूर्वी तट पर, तमिलनाडु तट पर और सीमांध्र के तट पर वर्षा लाती हैं। सीमांध्र के तट पर वर्षा लाती हैं। तो देख लीजिए यहां पर आपके सामने शो किया है मैंने, ये आपका क्या है, उत्तर पूर्वी मानसून है, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून है। देखिए अब हवाओं का क्रम दोस्तों उल्टा हो जाता है। अब जब सूर्य यहां से कर्क रेखा से हट गया, नीचे आ गया, तो यहां पर हाई प्रेशर हो गया, यहां पर क्या हो गया, यहां पर हाई प्रेशर हो गया, ठीक है, और वहां पे आपका नीचे लो प्रेशर है, नीचे दिखाया नहीं जा सकता, नीचे मान लीजिए लो प्रेशर है, तो हवा कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो डायरेक्शन क्या हो गया दोस्तों, डायरेक्शन आपका हो गया नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून इसीलिए कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ठीक है। अब देखिए जब ये पवनें ऐसे लौट रही हैं, आप सभी लोग देख सकते हैं, तो ये तमिलनाडु तट दोस्तों इस तरीके से क्या है, इसके रास्ते में खड़ा है, इस तरीके से इसके रास्ते में खड़ा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पे जोरदार वर्षा होती है दोस्तों, और ये जो वर्षा होती है ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है, ना कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। याद रखिएगा। तो जाड़े में वर्षा होती है, कब होती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है, और जो जाड़े में होने वाली वर्षा तमिलनाडु तट पर और सीमांध्र पर होती है, इसे हम लोग उत्तर पूर्व मानसून से होने वाली वर्षा कहते हैं। एक और वर्षा होती है दोस्तों जो भारत के उत्तरी इलाके और उत्तर पश्चिमी इलाकों में ये इस टाइम में जाड़े में ही वर्षा होती है, लेकिन वो किस कारण होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। उसका उद्भव कहाँ होता है, उसका उद्भव भूमध्य सागर में होता है। क्लियर होगी बात, याद हो गया सबको, कल यूपी स्पेशल में भी बताया था, ठीक, क्लियर है। चलिए वेरी गुड। इसके बाद दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं प्रमुख मिट्टियां, सॉइल्स इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर दोस्तों देखिए मैंने क्या किया है, मेजर सॉइल्स, प्रमुख मिट्टियां दोस्तों मैंने यहां पर क्या की है आपके लिए प्रदर्शित की हैं, ठीक है, मैप के ही माध्यम से। और यहीं पर दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहीं पर आपको यहां पर मैं क्या करूंगा, सारी चीजें दोस्तों बता भी दूंगा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है, सभी दोस्तों को ये नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए अब यहां पर दोस्तों देखिए, यहां पर जो आपका ये ब्लू कलर है, ये जो आपका कलर है दोस्तों, ये जो इस तरीके से आपका ब्लू कलर है, ये कौन सी सॉइल है, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। कौन सी है, ये आपकी जलोढ़ मिट्टी है। ये जहां जहां सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान होंगे वहां वहां ये मिट्टी आपको मिलेगी, ठीक है। पंजाब हरियाणा मैदान देखिए, ठीक है, इसके बाद आपका गंगा का मैदान, और इधर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, ठीक है, वहां वहां आपको जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलेगी। क्लियर, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों आपका काली मिट्टी, काली मिट्टी का एरिया जो है वो धानी कलर से प्रदर्शित किया गया है। काली मिट्टी का एरिया ये देख सकते हैं आप सभी लोग, ये काली मिट्टी का एरिया दोस्तों, ये कलर है इसका, ठीक है, धानी कलर का कलर है। ये आपकी क्या है, ये आपकी ब्लैक सॉइल है। ये कौन सी है, ब्लैक सॉइल है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग काली मिट्टी बोलते हैं, या हम लोग क्या बोलते हैं, कपास की मिट्टी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं दोस्तों, चेरनोजम भी बोलते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रमुख मिट्टी की बात करें
तो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है दोस्तों। तो ये कलर दोस्तों, ये वाला जो कलर आप देख रहे हैं, ये हल्का गुलाबी जो है, लाइट पिंक जो है, ये आपका दोस्तों, ये आपकी कौन सी सॉइल है? ये आपकी लाल मिट्टी है, ये आपकी लाल मिट्टी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों लैटराइट मिट्टी कौन सी है? तो लैटराइट मिट्टी दोस्तों आपकी, यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, लैटराइट मिट्टी यहाँ पर शो की गई है, ये आपके सामने। ठीक है, जहां पर वर्षा सबसे ज्यादा होगी, ये वाली जो मिट्टी है दोस्तों, ये वाली जो मिट्टी है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होगी, इधर पश्चिमी घाट पे, और यहाँ पर मेघालय, चेरापूंजी मेघालय। क्लियर? तो ये मिट्टी दोस्तों कौन सी मिट्टी है? ये आपकी लैटराइट मिट्टी है, ये आपकी दोस्तों लैटराइट मिट्टी है। ठीक है, लैटराइट मिट्टी। क्लियर? ये यहाँ पे लैटराइट मिट्टी में ज्यादा आपका क्या है दोस्तों? बारिश होती है और निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा इसका निर्माण होता है। ठीक है, निच्छालन की प्रक्रिया द्वारा लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है। और काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण, बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण। ये दोनों चीजें याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आती हैं दोस्तों। कॉपी पेन लेके बैठिएगा और सारी चीजें दोस्तों आप लोग याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, यहां पर हम लोगों ने दोस्तों देख लिया। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, डेजर्ट। डेजर्ट दोस्तों ये आपका येलो कलर वाला, ठीक है, ये आपका ये वाली मिट्टी जो है, ये क्या है? मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, मरुस्थलीय मिट्टी है, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसके बाद दोस्तों आपकी ये जो हरी वाली मिट्टी है, ये हरी वाला जो इट्टा है दोस्तों, ये आपकी क्या है? ये पर्वतीय मिट्टी है। ठीक है, यहां पर आप देख रहे हैं, जहां जहां आपके पर्वत श्रृंखलाएं पाई जा रही हैं, वहां वहां ये मिट्टी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी थोड़ी सी अम्लीय होती है, याद रखिएगा, पीएच वैल्यू <7। क्लियर? तो ये मैंने आपको दोस्तों बता दिया जो मिट्टियां प्रमुख आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वेजिटेशन या प्रमुख वनस्पतियां जो आपके एग्जाम में आती हैं। क्लियर है? ठीक है, चलिए कॉमर्स प्रणाम जी जुड़ चुके हैं, नमस्कार बेटा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे ऑल दबा दीजिए सभी लोग। ठीक है, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, और डेली शाम को 4:30 बजे इस महामैराथन में जुड़िए, और रात में दोस्तों कितने बजे? और सुबह 11 बजे दोस्तों लाइव टेस्ट में जुड़िए। ठीक है, याद रखिएगा, हम लोग पूरा पेपर सॉल्व करेंगे लाइव टेस्ट में। सुबह 11 बजे शाम को आपको मैराथन मिलने वाली है आपको। ठीक है, कल है विश्व भूगोल की मैराथन, याद रखिएगा। क्लियर? चलिए इसके बाद दोस्तों हम लोग देख लेते हैं नेचुरल वेजिटेशन, या किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, प्राकृतिक वनस्पति के बारे में बात कर रहे हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति में सबसे पहले आपके लिए ये जो येलो कलर है, ये आपका क्या है? आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, तो जहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं ज्यादा बारिश हो रही है। ठीक है, ये रीजन जो है ये उष्णकटिबंधीय दोस्तों सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? अच्छा भाई, यहां तक क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोस्तों, इसके अलावा यहां पर सबसे अधिक वर्षा। अब इसके अलावा दोस्तों आपको नेक्स्ट देख लेते हैं, ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस आर्द्र पर्णपाती वन। आर्द्र पर्णपाती वन दोस्तों कहां पर देखने को मिल रहे हैं? तो ये वाला कलर देखिए, ये आपके क्या है दोस्तों? ये आपके आर्द्र पर्णपाती वन है। ये आपके आर्द्र दोस्तों, आर्द्र पर्णपाती वन है, और उष्णकटिबंधीय जोड़ दे रहा हूं, क्यों? क्योंकि भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन आप सभी लोग यहां पर देख पा रहे हैं। क्लियर? ठीक है दोस्तों, चलिए यहां पर हम लोगों ने देख लिया, सीधा लिख देते हैं दोस्तों इसको, थोड़ा सा तो आप लोग के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है,
ठीक, चलिए यहां तक हम लोगों ने देख लिया दोस्तों, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे हल्का पीला जो है, ये जो है दोस्तों, ये कलर जो है ये क्या है, ये आपका शुष्क पर्णपाती वन, शुष्क पर्णपाती वन। ठीक, ये जो एरिया है पूरा पूरा, ये आप देख सकते हैं, ये आपके क्या है, ये आपके शुष्क पर्णपाती वन आपके देखने को इधर मिल रहे हैं। इसके बाद दोस्तों थॉर्न फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, मतलब ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका थॉर्न फॉरेस्ट या कटीले वन आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों इंपॉर्टेंट जो आपके लिए है अल्पाइन, पहाड़ी इलाकों पर दोस्तों ये वाली जो आप देख रहे हैं वनस्पति, ये आपकी क्या है, ये आपकी दोस्तों आपके लिए क्या है, ये आपका अल्पाइन को प्रदर्शित करनी, ठीक है, अल्पाइन वन को प्रदर्शित करना है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर होगी बात। इसके बाद दोस्तों ये माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब पर्वतीय वन जो हरे कलर से हैं, ये आपके क्या है दोस्तों, ये आपके पर्वतीय वन। क्लियर। और ये दोस्तों आपका क्या है, डेजर्ट वेजिटेशन, यहां पे मरुस्थलीय वन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, थार डेजर्ट के क्षेत्र में। क्लियर होगी बात, सबको क्लियर होगी बात। यहां पर भी दोस्तों आपका ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन यहां पर आपको देखने को सारे यहां पर मिल रहे हैं। क्लियर हो रही बात, सबको स्पष्ट है। ठीक है, और यहां पर भी अरुणाचल प्रदेश में साइड में देखिए, ये आपके क्या है, हाइट ज्यादा है तो अल्पाइन वनस्पति। ठीक, और उसके नीचे पर्वतीय वन, उसके नीचे दोस्तों पर्वतीय वन। ठीक, तो कलर वाइज दोस्तों मैंने क्या किया है, यहां पर आपको वनस्पतियां भी पूरी बता दी हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप दोस्तों कृषि में कुछ चीजें दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कृषि में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, रबी फसल। रबी में कौन कौन सी फसलें आती हैं, गेहूं, जौ, मटर, सरसों, चना, गन्ना, तंबाकू, सन, मसूर आदि। अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक, अक्टूबर में बुआई, मार्च अप्रैल में कटाई। ठीक, खरीफ फसल दोस्तों, इसकी बुआई जून जुलाई, सितंबर अक्टूबर, कटाई। इसमें चावल, कपास, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी आदि आते हैं। क्लियर। इसके बाद दोस्तों जायद की फसल है, जायद की फसल दोस्तों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मार्च अप्रैल से लेकर अगस्त सितंबर तक ये होती है। इसमें ककड़ी, तरबूज, खरबूज, जूट, मेंथा, मिट्टी आदि पाए जाते हैं, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। क्लियर। इसके बाद दोस्तों हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, तो हरित क्रांति शब्द का निर्माण अमेरिकी विलियम गॉड ने किया था। मैक्सिकन नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति के पिता हैं, इन्होंने गेहूं पर अपने सफल प्रयोग किए थे। मतलब हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं, तो ये नॉर्मन बोरलॉग है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहे जाते हैं। इन्होंने, ये मैक्सिकन थे, इन्होंने गेहूं की संकर प्रजाति विकसित की थी, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स विकसित किए थे जो भारत भेजे गए थे, और एमएस स्वामीनाथन जी के नेतृत्व में भारत में इसका सफल प्रयोग हुआ और भारत खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर हो गया। अब तो भारत एक्सपोर्ट भी कर रहा है। ठीक, क्लियर। देख लीजिए ये क्या है दोस्तों, ये एमएस स्वामीनाथन साहब हैं जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। भारत में ये क्या है, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं है, ये भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर हैं, भारत में हरित क्रांति के जनक हैं, याद रखिएगा। क्लियर। और भारत में हरित क्रांति कब आई, तो 1966 से लेकर 1967 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो आपके एमएस स्वामीनाथन साहब, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उन्होंने टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, ग्रीन टू एवरग्रीन रेवोल्यूशन जैसी विभिन्न किताबें लिखी, और अभी इसी वर्ष 2023 में इनका निधन हो गया, और इस बार इनसे प्रश्न आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग इनको कवर कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पर जो टर्म्स आपके लिए पूछे जाते हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है आपके लिए,
टिश्यू कल्चर, ये क्या होता है, पौधों की विभिन्न किस्मों का संवर्धन, ये टिश्यू कल्चर कहलाता है। फ्लोरिकल्चर क्या है, फूल उत्पादन। एक्वाकल्चर क्या है, झींगा की खेती, मछली उत्पादन, जलीय पौधों शैवाल की खेती, इसे क्या कहते हैं, एक्वाकल्चर कहते हैं। ओलेरिकल्चर क्या है, सब्जी की खेती, ठीक है। मोरिकल्चर क्या है, शहतूत की खेती। एप्रीकल्चर क्या है, मशरूम की खेती, एपीकल्चर है, ठीक है। एप्रीकल्चर मशरूम की और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। एप्रीकल्चर मशरूम की खेती, अप्रीकल्चर और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। वर्मीकल्चर क्या है दोस्तों, तो केंचुओं का पालन। और सिल्वीकल्चर क्या है, आपकी चारा की खेती है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्लियर, जो मैंने आपके लिए यहां पर प्रदर्शित किया। इसके अलावा दोस्तों हरित क्रांति किसके लिए आई, खाद्यान्न उत्पादन, गेहूं मकई चावल इत्यादि खाद्य उत्पाद से संबंधित है। सफेद क्रांति व्हाइट रेवोल्यूशन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति किससे संबंधित है, उर्वरक उत्पादन से। येलो क्रांति किससे संबंधित है, सरसों से। लाल क्रांति किससे संबंधित है, मीट और टमाटर उत्पादन से। गोल्डन क्रांति, सुनहरी क्रांति, शहद और बागबानी उत्पादन से। गुलाबी क्रांति दोस्तों किससे संबंधित है, झींगा उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य पालन से, ठीक है। सिल्वर क्रांति अंडे उत्पादन और मुर्गी पालन से, ठीक है, क्लियर। गोले राउंड क्रांति आलू उत्पादन। ब्लैक रेवोल्यूशन काली क्रांति पेट्रोल और तेल आत्म पर्याप्तता से संबंधित है, ठीक है। बादामी क्रांति आपकी मसालों से। और इंद्रधनुष क्रांति रेनबो रेवोल्यूशन नीली हरित और श्वेत क्रांति को सम्मिलित कर दिया जाता है, तो ये रेनबो रेवोल्यूशन कहलाती है, ठीक है दोस्तों। यहां तक सबको क्लियर हो रहा है, ठीक। चलिए, इसके अलावा दोस्तों विश्व वन्य जीव दिवस 21 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व किसान दिवस 23 दिसंबर, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को होता है। और ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो कृषि से संबंधित थे, वन्य से संबंधित है, वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। इसलिए निश्चित रूप से एग्जाम में आपसे प्रश्न आएगा, ठीक। तो दोस्तों ये रहा आपका भारत भूगोल का सेशन। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक। सेशन कैसा लगा दोस्तों, ये क्लास एंड होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि मेरा मोटिवेशन भी बढ़े। अगर आप लोग फर्दर मैराथन चाहते हैं तो जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट नहीं करते तो मेरे को लगता है कि इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लासेस चाहिए, जारी रखनी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताया करिए क्लास के एंड होने के बाद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।